हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। रियल नंबर्स का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं अभी एनसीईआरटी के बुक से। एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ये समझो भाई, इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रहता ही है, ठीक है, हर बार रहता है। ये मैंने नोटिस किया है। लगभग 10 साल का क्वेश्चन बैंक को मैंने देखा तो पता चला कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हर साल एक ना एक, ठीक है, और करके रहेगा या फिर मेन क्वेश्चन में रहेगा, ये रहता ही है, ठीक है। और ये कितने नंबर का रहता है सर? तो मेरे भैया ये 3 नंबर का रहता है, ये 2 नंबर का रहता है, और ये सभी जो 3 क्वेश्चन है ये सभी 2-2 नंबर का होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी ये सारे क्वेश्चन जो है ये भी डिफरेंट है। तो इसमें देखो, पहले बात समझते हैं यार, ठीक है। बच्चों वाली बात नहीं कि यार जो भी मिला बस खाना शुरू कर दिए, कि क्वेश्चन मिला सॉल्यूशन शुरू कर दिए। पहले समझो तो बात को, क्या चीज है तो समझा जाए। यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ इरेशनल वाला पार्ट ही है। यहां पे इरेशनल प्रूफ करना होता है। मेरे को तो पता है कि क्लास 9 में मैंने पढ़ा है कि रूट वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो मोस्टली इरेशनल ही होते हैं, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन इरेशनल उसको प्रूफ करना है। तो जो चीज है उस मेरे को पता है कि वो वही है, उसी को प्रूफ करना है। वैसे कंडीशन में हम लोग कंट्राडिक्शन का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब सर कंट्राडिक्शन का मेथड क्या होता है? कंट्राडिक्शन का मेथड होता है, मतलब ये होता है कि किसी चीज को जो प्रूफ करना है उससे अलग कुछ मान लेंगे और लास्ट में दिखाएंगे कि जो हमने माना है उसकी वजह से कुछ गलत आ गया, इसलिए जो हमने माना वो गलत है और जो दिया हुआ वही सही है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा सॉल्यूशन में आपको। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक टाइप में ये आता है, बाकी दूसरे टाइप में ये सब आता है। अब इसमें क्या खास बात है कि एक में सिर्फ और सिर्फ इरेशनल ही वाला पार्ट ही होगा। एक क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे √5 है, इसमें कोई रैशनल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 रैशनल है, 2 रैशनल है और √5 इरेशनल है। फिर यहाँ पे 1 रैशनल है, √2 इरेशनल है, 7 रैशनल है, ये रैशनल है। तो तुमने क्या देखा कि एक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इरेशनल ही होता है, इसका सॉल्यूशन का प्रोसेस अलग होता है। और दूसरे क्वेश्चन में रैशनल इरेशनल मिक्स होता है, इसका प्रोसेस अलग होगा। कैसे कैसे होते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस बन चुके हैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। आर्ट्स सवाल का भी पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, सारे सारे कंसेप्ट दिए जा चुके हैं। तो तुमको और क्या चाहिए, ठीक है। अब तो बस जान ही बाकी है, वो भी ले लो, जरूरत पड़ी तो वो भी दे दूंगा आप सारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने क्या बताया कि जो चीज है मेरे को पता है कि √5 इरेशनल है, फिर भी इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ये तो जिद वाली बात हो गई। तो हम भी करते हैं, मान लेते हैं ये √5 रैशनल है, उल्टा मान लेते हैं। लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। मान लिया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल है तो रैशनल को हम p/q के फॉर्म में तो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये कुछ फ्रैक्शनल में आ रहा है। लेट √5 इक्वल टू a/b। सर ये a/b क्यों मान लिया? भाई देखो, हमने रैशनल माना है। रैशनल का मतलब क्या होता है कि जो p/q मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है। तो √5 एक्चुअली फ्रैक्शनल फॉर्म में तो आएगा नहीं क्योंकि ये रैशनल है। मैंने गलती से रैशनल माना है तो दिखाना तो पड़ेगा। एक गलती को छुपाने के लिए हम लोग 1000 गलतियां करते हैं। तो एक तो आपने इसको रैशनल मान लिया, तो अब रैशनल माना तो b/q के फॉर्म में भी लिखो। तो मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में a/b कर दिया। अब जब आपने a/b किया तो यहाँ पे अब जब रैशनल आपने इसको बना ही दिया तो रैशनल क्या कहता है कि भैया हम रहेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब समझते हो, जैसे तुम देखो ये गमछा मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आपने गमछा क्यों रखा है। यूट्यूब पे बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ाती हैं। कभी उनसे पूछा है कि मैम आप मेकअप क्यों करते हो, क्यों मेकअप करके आते हो? और मुझसे पूछ रहे हो कि गमछा क्यों रखा हुआ है। हम लड़के हैं, चलता है ये सब, ठीक है। हम लोग अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं अपने काम पे, ठीक है, यही बात। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाए? रैशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सपोज करो कि 16/12 ये रैशनल है, रैशनल ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4/3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है। तो यहां पे लिख देंगे √5 इक्वल टू a/b वेयर a and b have no common factor। एग्जाम में ये सारा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। अदर देन
ठीक है, मैंने मान लिया, क्योंकि अब देखो ये मैंने क्या लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होगा तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, तो ये लिख दिया। और यही जो बात है ना, देखो बात को, अब यही जो बात है, यही तो हमारा मेन काम करेगा, कि मैंने माना है कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, और मैं दिखा दूंगा कि ए और बी में कॉमन फैक्टर है। कैसे दिखाऊंगा, देखो अब मैं क्या करता हूं, आगे की बात करते हैं नाउ। अब तुमने क्या देखा कि सर आपने √5 को ए बाई बी तो लिखा, लेकिन यहां पे कोई कैलकुलेशन करने में मजा नहीं है, क्योंकि रूट में है, रूट वाला नंबर जब भी होता है ना तो कैलकुलेशन में मजा नहीं आता। हम लोग चाहते हैं कि रूट हटा दिया जाए, तो क्या किया जाएगा भाई, इसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। कर लो स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर किया जाए, और यहां पे a बट्टा b का स्क्वायर भी हमने कर लिया, करना था तो कर लिया। ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बट्टा में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दो। और तुम यहाँ पे एक बात को पहले समझो, अब फिर मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देते देते, ठीक है, मैं इसको इतना क्लियर कर दूंगा कि डाउट नहीं रहेगा। चलिए भी इसको हटाया जाए। अब यहाँ पे समझो बात को, मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ वो क्यों लिखने वाला हूँ ये बात समझ लो। जैसे सपोज करो कि कोई नंबर है a स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने लिखा क्या लिख दूँ, लिख देता हूँ 64, ठीक है। तो a कितना होगा, a होगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही 64 होता है। अब मैं एक बात कहूंगा कि देखो a स्क्वायर का फैक्टर क्या था, 8 गुना 8, 8 इंटू 8, ये फैक्टर है a स्क्वायर का। तो अगर 8 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 8a का फैक्टर भी होगा ही होगा, इसमें कोई टेंशन की बात करनी नहीं है, कोई ज्यादा स्ट्रेस दिमाग पर नहीं डालना है कि अगर a स्क्वायर का फैक्टर 8 है तो a का फैक्टर भी 8 होगा, क्योंकि जो a स्क्वायर में है वही रिपीटेड है, जो a में था उसी को रिपीट किया गया। स्क्वायर में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं उसको, 8 को रिपीट कर दिया, 8 इंटू 8, तो जो a स्क्वायर में है वो 8 में भी एक बार होगा। तो यहां पे क्या देखा जाएगा कि a स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 5 और b स्क्वायर, ये दोनों a स्क्वायर का फैक्टर है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, a स्क्वायर हियर, a स्क्वायर हैज ए फैक्टर 5। a स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 5 है, तो a का फैक्टर भी 5 होगा। सो a must have a factor 5। अगर a स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो a का फैक्टर भी 5 होगा। अच्छा, a का फैक्टर 5 होगा, a 5 के बराबर तो नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि a 5 का फैक्टर है। जैसे कि मैं यहां पे कह दूं कि a जो है ना, सॉरी, a मस्ट हैव ए फैक्टर 5, तो मैं यहां पे कह दूं कि a का एक फैक्टर 4 है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि a हमारा 4 है। अब a 8 है तो 4 गुना 2 8 होगा। 4 इसका फैक्टर है, लेकिन a 4 के बराबर नहीं है। 4 के अलावा कुछ और भी इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। बात देख रहे हो, सामने में लिखा हुआ है, छुपाने बात की बात है नहीं, मैं तो कुछ झूठ बोल नहीं रहा हूं तुमसे, जो भी है सामने। तो अगर a का फैक्टर 5 है तो a में 5 के अलावा कुछ और भी होगा मल्टीप्लीकेशन। तो देखो यहां पे लेट, चूंकि a का फैक्टर 5 है तो a इक्वल टू 5 नहीं होगा, 5 में कुछ और भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि a का फैक्टर 4 था, a हमारा 8 है, तो a का फैक्टर 4 है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तभी तो 8 आएगा। तो 4 a का फैक्टर है, 4 नॉट इक्वल टू a, तो 5 a का फैक्टर है। इसमें सिर्फ 5 ही तो नहीं है, 5 के अलावा कुछ और भी होगा। तो मैंने मान लिया कि 5 के अलावा m, जैसे 4 के अलावा इसमें 2 था तभी तो 8 आया, तो मान लिया कि 5 के अलावा इसमें m है, इसको हमने माना है, ठीक है। अब देखो हमने शुरुआत तो कर दी है, मैंने कहा था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है a के 1 के अलावा, लेकिन मैंने यहां पे कह दिया कि a का फैक्टर जो है 5 है। अब मैं दिखाऊंगा कि b का फैक्टर भी 5 है, तो b यहां पे आएगा कैसे। b से पूछा गया कि भैया क्या आपको लाने के लिए क्या किया जाए, तो b ने कहा कि देखो इक्वेशन 1 को देखो, मैं तभी आऊंगा जब मेरे बदले में a स्क्वायर हटेगा, क्योंकि मैं a स्क्वायर के बराबर हूं। 5b स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि तुम a स्क्वायर ले आओ, उसको हटा के मेरे को पुट कर देना, तभी मैं आऊंगा। तो a स्क्वायर आएगा कैसे, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स स्क्वायर किया। चलो देखो, तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और 5m का होल स्क्वायर। यहां पे देखते हैं, अब ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 5b स्क्वायर। यही तो हम चाहते थे भैया। और यहां पे 5m स्क्वायर है तो 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5m स्क्वायर। अब फिर से वही बात आ गई, क्या बात आ गई, जैसे ए स्क्वायर का फैक्टर 5 था तो ए का फैक्टर भी 5 है, यहां पे बी स्क्वायर का फैक्टर 5 है, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एम स्क्वायर। दो चीज को मल्टीप्लाई करने पे बी स्क्वायर आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर का फैक्टर 5 है। अब बी स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो बी का फैक्टर भी 5 होगा। यहां पे लिख दिया जाए, बी स्क्वायर हैज ए फैक्टर 5, सो बी must have a factor 5। बी स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो बी का फैक्टर भी क्या होगा, 5 होगा। और यहां पे अब हो गया कंट्राडिक्शन, ठीक है। मैं यहां पे इसको मिटा के लिखता हूं, जल्दी हट जा भाई, बेइज्जती हो रही है, हटो जल्दी से। यस, हट गया। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कंक्लूजन यहां पे लिखना है। यहां पे लिखूंगा हियर, मैंने क्या देखा कि ओ यहां पे ए का फैक्टर भी 5 आ गया और यहां पे बी का फैक्टर भी 5 आ गया, जबकि हमने क्या कहा था कि ए और बी का फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा। तो मैं कहूंगा हियर ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 5, विच इज कंट्राडिक्शन, जो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि मैंने माना था कि कॉमन फैक्टर 1 है और यहां पे 5 कैसे फैक्टर आ गया, तो विच इज कंट्राडिक्शन। और मैंने क्या बताया कि जैसे ही कंट्राडिक्शन हुआ, मतलब क्या कि जो तुमने माना था ना वो गलत माना था। तो हमने क्या माना था, हमने √5 को रैशनल मान लिया था, इसीलिए तो कंट्राडिक्शन हुआ। आपने गलत माना इसलिए गलत हुआ, तो अब सही कर लो। सही क्या है, जो दिया हुआ वही सही है। सो √5 इज इरेशनल। बात समझ में आ गई? लो भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछता है। देखो, तो एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी क्या करेगा कि एक मिनट, एग्जाम में कभी किसी √5 है तुमको कभी √2 दे दिया, कभी √3 दे दिया, कभी √6 दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हर जगह √5 के बदले तुम √6 कर दो। अगर √2 दिया तो 5 के बदले तुम सिर्फ 2 कर दो, हर जगह 5 के बदले 2 कर दो बस। अगर 3 दिया है √3 में तो √3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे फिर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा। हर चीज यही रहेगा, सिर्फ पैटर्न पूरा का पूरा यही रहेगा, सिर्फ नंबर जो है वो बदलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन को उतना झमेला नहीं है क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछता है। इसमें देखो, इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसमें इतना क्या कहते हैं वो झोल झाल नहीं है। तो सॉल्यूशन की बात करें, मेरे सब्सक्राइबर्स कहाँ कहाँ के देख रहे हैं, जरा सा कमेंट में बताएंगे आप, मैं भी जानना चाहता हूँ कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हैं मुझसे। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको चूंकि इरेशनल प्रूफ करना है और ये कंट्राडिक्शन से ही प्रूफ होगा, तो हम लोग इसको रैशनल मान लेते हैं। लेट 3 + 2√5 बी ए रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल है। तो रैशनल है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल फॉर्म में मान लेंगे। लेट 3 + 2√5, चूंकि ये रैशनल है तो मैं कह देता हूं कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा और ये a/b के रूप में होगा। अब यहाँ पे a और b को प्राइम होगा नहीं होगा, ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, तुम फालतू में क्यों लिखे। बात समझ रहे हो, उसका यूज ही नहीं है, तुम फालतू में क्यों लिखे। अब यहाँ पे एक अलग तरह काम करना है, देखना बात को, सुनना समझना। मैंने किसको रैशनल माना है, मैंने तो 3 + 2√5 इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने रैशनल माना है। मैंने पार्टिकुलरली किसी के बारे में कुछ नहीं कहा कि 3 क्या है, 2 क्या है, √5 क्या है। मेरे को पता है कि 3 रैशनल है, 2 भी रैशनल है और √5 इरेशनल है। मैंने इन सब के बारे में एक शब्द नहीं बोला,
मैंने सिर्फ क्या कहा कि 3 + 2√5 जो है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रैशनल है। तो मुझे इतना पता है कि √5 तो इरेशनल होता है, ये तो मुझे पता है। तो हमारा फोकस यहीं पे होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इस एक्सप्रेशन में से हर चीज को भेज देना है उधर और सिर्फ √5 को रखना है। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है सर, देखो 2√5 को रखा, इधर क्या है a/b और 3 को ले गया इधर, इसका एलसीएम ले लिया जाए भाई 1 करके, तो b हो जाएगा a - 3b, यही ना होगा, यही होगा। अब क्या किया जाए सर, अब इस 2 को हटा दो यहां से, तो कितना बचेगा √5 बचेगा a - 3b/b, और ये जो 2 है ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया भाई। क्या प्रॉब्लम हो गया सर? सर ये प्रॉब्लम हुआ कि √5 जो है आपका वो तो इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि √5 इरेशनल ही होता है और √5 को मैंने रैशनल माना नहीं है, मैंने तो इस पूरे एक्सप्रेशन को रैशनल माना था। √5 के बारे में तो मैंने एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि √5 रैशनल है और जो इरेशनल है, √5 इरेशनल है और √5 इरेशनल है, तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे हो सकता है? जो इरेशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता। यहां पे ये क्या लिखा हुआ है इसको मत देखो, तुम सिर्फ ये देखो कि फ्रैक्शन है ना, समथिंग बाय समथिंग, मतलब फ्रैक्शन है। कंट्राडिक्शन हो गया। हमने भाई इसको रैशनल माना था, √5 को कुछ नहीं कहा था, √5 तो इरेशनल ही रहेगा, लेकिन √5 भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। ये कहता है कि हम भी रैशनल बनेंगे, बट ऐसा तो नहीं होगा। देखो मैं कहूंगा कि √5 इज irrational and cannot be expressed as a fraction. मैंने कह दिया कि √5 क्या है, इरेशनल है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इट इज ए कंट्राडिक्शन। इट इज ए कंट्राडिक्शन। ये जो आपके पास आया है तो कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन तो कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब जो दिया हुआ है वही सही। तो क्या दिया हुआ है 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आसान था ना, इसलिए तो 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, 2 नंबर में ही पूछेगा भाई इतना। इस बार का क्वेश्चन तो काफी आसान रहा है यार सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, और आप लोगों को तो पूरा का पूरा इस बार 100 में 100 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अपने चैनल से पढ़ रहे हो, मेरे चैनल से आप पढ़ रहे हो, और मैं इससे यही सोच के कर रहा हूँ, आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट को सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि बच्चे 100 में, क्योंकि मैं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, ये तो बात क्लियर है। तुम भले ही मेरा वीडियो 2-4 स्किप कर दो, वो अलग बात है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान करे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे बस। ठीक है, कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर मैं क्या करूँ यार, अपने हाथ की तो बात है नहीं। ठीक है, बहुत मैं उदास हो जाता हूँ कि यार क्या करूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ठीक रहूँ तो फिर तो मेरी कोशिश होगी कि 3 महीने में ही सिलेबस खत्म कर दूँ। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, आपकी दुआएं मेरे साथ है, तो भगवान ना करे मुझे कुछ हो कभी, और जब होना होगा तो पता नहीं अब क्या होगा, कौन जानता है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। देखो अब मैं लैंग्वेज वही रहेगा, लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखने वाला हूं, तुम हर बार क्या करोगे, देखो पीछे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तुम हर बार देखो लैंग्वेज यही लिखोगे, हर बार यही लैंग्वेज, लेट इतना चीज लिखोगे, चाहे ये एक्सप्रेशन कोई कुछ भी हो, ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो, लैंग्वेज यही लिखोगे। मैं ये लिखूंगा नहीं, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको तुमको। बस मैं मान लिया कि 1/√2 जो है ये रैशनल है, मैंने मान लिया इसको कि 1/√2 क्या है, रैशनल है, और रैशनल है तो मैंने इसको a/b मान लिया कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है और a/b है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पलट दे रहा हूं। पलट तो कैसे पलटेगा भाई, पलटेगा तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो नीचे में रूट के नीचे में 1 लिखना, ठीक है, गुनाह है, तो हटा दिया। और इसको उल्टा करेंगे तो b/a आ जाएगा। अब ये क्या है, b/a चाहे a/b, इसको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रूट, मैंने रैशनल किसको माना, मैंने रैशनल माना है 1/√2 को। मैंने √2 के बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है, एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता था कि √2 तो इरेशनल है। मैंने 1/√2 को रैशनल मान लिया, लेकिन √2 तो इरेशनल है, तो √2 इरेशनल है तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। भाई बात तो गड़बड़ हो गई।
लैंग्वेज वही रहेगा। फिर नीचे वाला जो लैंग्वेज मैंने लिखा है यही लैंग्वेज रहेगा। देखो, √2 इज इरेशनल एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, सो इट इज ए कंट्राडिक्शन, सो 1/√2 इज इरेशनल। लैंग्वेज यही रहेगा। सिर्फ बीच का ये जो प्रोसेस है ना, मैं यही कर रहा हूं बस। बाकी ये लैंग्वेज, यहां तक का जो लैंग्वेज है यही रहेगा, यहां का लैंग्वेज यही रहेगा। तुम खुद से भी कुछ करना सीखो, मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो यार, ठीक है। मेरे कंधे पे रख के कब तक बंदूक चलाओगे? अपने कंधे को मजबूत बनाओ। जो दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या है? 7√5। अब मैं मान लेता हूं कि 7√5 रैशनल है। रैशनल 7√5 को रैशनल माना है। √5 के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। 7√5 एज ए होल को मैंने क्या माना? रैशनल माना। तो रैशनल माना तो उसको a/b के बराबर कर लो, और तुम √5 को रखो और 7 को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? a/7b। अब फिर से भैया √5 तो इरेशनल था, क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा था। तो ये फ्रैक्शन में कैसे आ गया भाई? कंट्राडिक्शन हो गया। फिर वही लैंग्वेज जो मैंने लिखा था, वही लैंग्वेज। थर्ड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझसे काफी नाराज होंगे कि सर आपने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया। मेरे भैया, मैं तुम्हारे हित के लिए तो कर रहा हूं। मुझे लिखने आता है, 2 मिनट में लिख दूंगा। फिर तुम क्या सिर्फ छापने के लिए बने हो? क्या तुम सिर्फ कॉपी करने के लिए बने हो? यार अपने आप को इतना लेवल अपना खराब मत करो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा लेवल ऊपर हो और तुम अपने आप को सिर्फ एज ए क्या कहते हैं वो जो प्रिंटर होता है ना, वो बना के रखना चाहते हो कि जो कुछ मैंने कर दिया वो तुम प्रिंट कर लो। गलत बात है यार, ऐसा मत करो। फिर यहां पे मैंने क्या माना कि 6 + √2, ये पूरे को मैंने माना है रैशनल, पूरे को माना। √2 के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। a/b और 6 को मैं इधर ले जाता हूं, तो -6। आपने एलसीएम लेना है, यहां पे b हो जाएगा a माइनस, ओ भैया ये तो 6 है ना, इसको ही b कर दिया, 6b। अभी देखो फिर से बात आ गई। √2 के बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मतलब √2 तो इरेशनल था, तो ये फ्रैक्शन में कैसे आ गया? फिर से वही लैंग्वेज होगा, बातें खत्म हो जाएगी। 1.3 के बाद 1.4 में इतने सारे क्वेश्चन है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 22 मिनट में हमारा एक एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था भैया, क्वेश्चन तो उससे आएगा ही आएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, बढ़िया से समझ लेना है इसको, ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। आगे की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना यार, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। तुम लोग बस वीडियो देखते हो और निकल जाते हो, कितना बुरा लगता है। कोई तुम्हारे लिए बैठ के दिन भर काम कर रहा है और तुम देख के निकल जाते हो। नो सिंपैथी फॉर मी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए।